बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के बारे में बात करने से पहले हम लोग देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या था। तो उसके लिए हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि हम लोगों ने इससे पहले जो बात की थी वो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया कि एक सिलेंडर या आप कह सकते हो एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसके अंदर उन्होंने एक गैस को फिल किया। जब उन्होंने उसमें गैस को फिल कर दिया, उसके बाद जब उन्होंने उसमें से करंट पास कराया तो उन्होंने नोटिस किया कि फ्लोरेसेंट मटेरियल पर जब जाकर कोई रेज स्ट्राइक करती हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होती है, कुछ बैंड्स ऑफ कलर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो यही एक्सपेरिमेंट जो है वो इससे पहले जे थॉमसन ने भी किया था और गोल्डस्टीन ने भी यही परफॉर्मेंस की थी, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। फिर रदरफोर्ड ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया ना, तो उन्होंने देखा कि कुछ बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स जो हैं वो शो होते हैं जब वो स्ट्राइक करती हैं फ्लोरेसेंट मटेरियल के साथ। लेकिन वो ये बता नहीं सके थे कि ये बैंड्स ऑफ कलर्स क्या हैं, इनकी जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से है और ये क्यों शो होते हैं, इनका क्या मकसद है। ठीक है, तो क्या हुआ था कि जब रदरफोर्ड के बाद बोहर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, बोहर्स ने रेडियस फाइंड आउट करने में हेल्प की और उसके अलावा एनर्जी फाइंड आउट करने में, उसके अलावा वेवलेंथ फाइंड आउट करने में उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो क्या कहा उन्होंने, बोहर ने परफॉर्मेंस की एक एक्सपेरिमेंट यही सेम परफॉर्म किया जो रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया था, और इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई हमें एटॉमिक लाइन, मतलब कि एटॉमिक या फिर लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं इसको, और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ये दो टाइप्स जो है स्पेक्ट्रम की उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराई। अब सवाल पैदा होता है कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो द बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम, यानी कि डिफरेंट कलर्स के जो बैंड्स होते हैं उनको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। अब अगर हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम की क्या क्या टाइप्स हैं, कितनी टाइप्स हैं, तो हम यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। पहली है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और दूसरी है लाइन स्पेक्ट्रम, या जिसको हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है और एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इनका हम लोग डिफरेंस देखेंगे। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में जब वो कलर्स शो होते हैं ना, बैंड्स ऑफ कलर्स जो शो होते हैं, उनके दरमियान में कोई बाउंड्री लाइन नहीं होती। ठीक है, यानी कि वो रेंडमली शो हो रहे होते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बना रहे होते हैं, उनमें कोई बाउंड्री नहीं होती कलर्स के दरमियान में। जिसकी एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं रेनबो से। आप लोगों ने रेनबो देखी होगी कि रेनबो में कोई बाउंड्री लाइन नहीं होती, कलर्स जो हैं वो मर्ज तकरीबन हुए वो होते हैं और डिफरेंट कलर्स जो हैं वो शो हो रहे होते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ बल्क है, यानी कि ये एक बल्क की प्रॉपर्टी है। उसके बाद अगर हम बात करें एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें बैंड्स के दरमियान में, लाइट का जो बैंड्स होते हैं उनके दरमियान में लाइन शो हो रही होती है। ठीक है, यानी कि जो बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स अपेयर हो रहे होते हैं फ्लोरेसेंट मटेरियल से स्ट्राइक करने के बाद, उनके दरमियान प्रॉपर एक बाउंड्री होती है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने कहा कि ये जो होती है ना, ऊपर उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी ऑफ बल्क होती है ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, नीचे उन्होंने कहा एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम जो होती है ना, ये प्रॉपर्टी ऑफ एटम होती है। यानी जब भी आप किसी एक सिंगल एटम के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग गैस फिल करें और वो गैस हाइड्रोजन की हो, तो हम एक ही के बारे में बात करें, तो अगर हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ड्रॉ करें तो उसमें आपको बैंड्स नज़र आएंगे, उसमें आपको जो है एक बाउंड्री लाइन नज़र आएगी डिफरेंट कलर्स के दरमियान में, और एक सीक्वेंस नज़र आएगी। तो इसलिए आपने कहा कि उसको हम कहेंगे एटॉमिक या फिर लाइन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि स्पेक्ट्रल सीरीज़। स्पेक्ट्रल सीरीज़ क्या होती है कि जब भी हम किसी डिस्चार्ज ट्यूब को हाइड्रोजन के साथ फिल करते हैं और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, वही स्पेक्ट्रम वाली पूरी सीरीज़ होगी इसमें। तो क्या होता है, डिफरेंट बैंड्स ऑफ कलर्स हमें शो होते हैं, और वो बैंड्स ऑफ कलर्स हमें क्यों शो होते हैं, इसकी रीज़न जो है वो हमें बताती है स्पेक्ट्रल सीरीज़। स्पेक्ट्रल सीरीज़ क्या होती हैं, ये प्रोड्यूस होती हैं जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक हायर शेल से एक लोअर शेल में जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में क्यों जाता है और इलेक्ट्रॉन हायर शेल में जाता कैसे। जब करंट पास होता है, हमें पता है कि हमने पढ़ा था कि कैथोड रेज की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन, गैस के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एक्साइट कर देते हैं। एक्साइट का मतलब है उनको, उनके साथ जब कोलिजन होती है तो उनको हायर एनर्जी लेवल पे भेज देते हैं। जब वो हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं, हमें पता है कि जिस भी चीज़ की एनर्जी ज़्यादा होती है इसका मतलब है वो स्टेबल नहीं होता। तो हायर एनर्जी लेवल पर जाकर इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होते, इसलिए वो चाहते हैं कि वो लोअर एनर्जी स्टेट पर वापस आ जाए। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी स्टेट पर वापस आते हैं तो वो कोई ना कोई एनर्जी, कोई ना कोई रेडिएशन जो है वो इमिट करते हैं, जिनकी वजह से हमें बैंड्स ऑफ कलर्स शो होते हैं। तो उन सीरीज़ को हम कहते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज़। ठीक है, यानी कि जो लाइंस शो हो रही होती है, हमें जो कलर्स शो हो रहे होते हैं, उनको हम स्पेक्ट्रल लाइंस भी कहते हैं। ठीक है, तो उन स्पेक्ट्रल लाइंस जो प्रोड्यूस होती हैं उनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड एज स्पेक्ट्रल सीरीज़। स्पेक्ट्रल सीरीज़ के बारे में जब हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। तो हम अब पढ़ेंगे कि कुछ टाइप्स हैं स्पेक्ट्रल सीरीज़ की। कुछ स्पेक्ट्रल सीरीज़ हैं
जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहली सीरीज़ जो है वो है लाइमन सीरीज़। लाइमन सीरीज़ क्या होती है? ये यूवी रीजन होता है, आप लोग इसको विजिबल लाइट नहीं कह सकते, आप लोग देख नहीं सकते, ठीक है। तो यूवी रीजन के अंदर होती है लाइमन सीरीज़ जो है वो पूरी। और लाइमन सीरीज़ में जो N1 होता है, यानी कि नंबर ऑफ फर्स्ट शेल, N1 जो होता है वो 1 होता है। यानी कि जब लाइमन सीरीज़ की हम बात करेंगे, इसका मतलब है कि उसमें जो N1 होता है वो फर्स्ट शेल को हम कह रहे हैं, और N2 कुछ भी हो सकता है, लाइक 2, 3, 4, 5, 6, जितने मर्जी आप शेल्स जो है वो इंक्रीज़ कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है बाल्मर सीरीज़। बाल्मर सीरीज़ जो होती है ये विजिबल रीजन को कहते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ होती है, क्योंकि ये सीरीज़ हमें नज़र आ सकती है। ये इसकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो हमें नज़र आती हैं। और इसमें अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ़ शेल क्या होता है, तो इसका नंबर ऑफ़ शेल होता है 2। अभी आप लोग को ये कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा कि हम नंबर ऑफ़ शेल्स किसको कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। जब हम आगे डिस्कस करेंगे ना, तो आप लोग को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है पैस्टन सीरीज़। इसका जो है N1 वो होता है 3, और ये जो है वो कंसिस्ट करती है IR रीजन पर, यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशंस में। और हमें पता है कि हमें इंफ्रारेड रेडिएशंस भी नज़र नहीं आती, तो ये भी विजिबल टू आई नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रैकेट सीरीज़, जिसमें N1 जो होता है वो 4 होता है। N1 जो है वो 4 होता है, तो ये भी IR रीजन में कंसिस्ट करती है, या IR रीजन के अंडर आती है ये भी। तो ये हमारे पास कुछ थी सीरीज़ स्पेक्ट्रल लाइंस की, स्पेक्ट्रल सीरीज़ थी। इसके अलावा भी और भी होती हैं स्पेक्ट्रल सीरीज़, लेकिन फ़िलहाल हम लोग ऊपर वाली 2 की बात करेंगे, तो हम लोग बाकी को नहीं डिस्कस करते। पहले हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जिससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होना स्टार्ट होंगे। तो न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन एटम जो है उसका एक इलेक्ट्रॉन है जो एक्साइट होकर चला गया था शेल नंबर 2 में। अब क्या हुआ है कि उसने शेल नंबर 2 से जंप किया है शेल नंबर 1 में टू अचीव स्टेबिलिटी, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि उसने जो रेडिएशंस इमिट किए हैं, क्योंकि हमने बात की कि जब भी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है तो वो कोई ना कोई रेडिएशंस को इमिट करता है। तो उसने जो रेडिएशंस इमिट किए हैं उन रेडिएशंस की एनर्जी और उन रेडिएशंस की वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करनी है इस न्यूमेरिकल के अंदर। अब हमें पता है, हमने फाइंड आउट जब की थी बोहर्स एनर्जी फाइंड आउट करने की, जो हमने डेरिवेशन की थी पूरी, उसके बाद हमें जो आखिरी इक्वेशन मिली थी या आखिरी जो हमें फार्मूला मिला था वो ये था कि एनर्जी इज इक्वल्स टू -13.6 जी का स्क्वायर डिवाइड बाय एन का स्क्वायर। जेड जो है ये हमारे पास है एटॉमिक नंबर, और एन का स्क्वायर जो है ये हमारे पास है नंबर ऑफ शेल। अब हमें पता है कि यहाँ पर 2 शेल्स की बात हो रही है, यानी कि 2 एनर्जीज़ की बात हो रही है, तो हमें डेल्टा ई निकालना है। डेल्टा ई इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 होता है, यानी कि जब N2 से N2 से जो इलेक्ट्रॉन है वो N1 में आया है, इसने कोई ना कोई रेडिएशंस इमिट की हैं, तो N2 यानी कि 2 तरह की एनर्जीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो E2 के लिए जो हम यूज़ करेंगे फार्मूला वो होगा -13.6 मल्टीप्लाई बाय जी का ई का स्क्वायर। अब जी ई के स्क्वायर की जगह हमने 1 क्यों लिखा है? क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 1 होता है, इसीलिए हम 1 का स्क्वायर कर दें तो 1 नहीं रहता, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिखा है। डिवाइडेड बाय यहाँ पर आएगा N2 का स्क्वायर। N2 हमारे पास क्या है? N2 हमारे पास है सेकेंड शेल का जो नंबर होता है, यानी कि जिसमें से वो जंप कर रहा है। तो N2 2 का स्क्वायर माइनस इनटू, अब हम E2 में से E1 माइनस करते हैं ना, लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी E के साथ माइनस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर 2 बार माइनस हो गया। ये माइनस माइनस जो है वो ऐड होकर प्लस बना देगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 का स्क्वायर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर शेल नंबर 1 की बात हो रही है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे एलसीएम लेके, तो हमारे पास जब एलसीएम लेके हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो वो आएगा -3.4 प्लस 13.6, और जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? 10.2। और एनर्जी के लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें पता है एक चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली जो कि है एनर्जी। अब हमें फाइंड आउट करनी है उसकी वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि फार्मूला जो होता है वो लैम्डा के लिए हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं कि E इज इक्वल्स टू HC ओवर लैम्डा, जबकि E जो है हमारे पास वो एनर्जी है, H जो है हमारे पास वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, C जो है वो लाइट कांस्टेंट है। अब प्लैंक्स कांस्टेंट और लाइट कांस्टेंट को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएं तो वैल्यू जो बनती है वो बनती है 12375, यानी कि 12375। और लैम्डा हमें नहीं पता, जबकि एनर्जी हमने अभी निकाली है, तो हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे और लैम्डा जो है हमारे पास वो आ जाएगा 1213.2, यानी कि 1213.2 आंगस्ट्रॉम। लैम्डा जो होता है वो या तो हम नैनोमीटर में फाइंड आउट करते हैं या फिर आंगस्ट्रॉम में फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ हम लोगों ने लिखा कि ये एंगस्ट्रॉम है। अब एक और वे भी है, यहाँ पर तो हमने E इक्वल्स टू HC ओवर लैम्डा से निकाला है ना, अगर एक और वे भी है उसमें अगर आप लोगों को एनर्जी ना बताई गई हो या एनर्जी के फॉर्मूले के लिए आपको चीज़ें ना दी गई हो, तो आप लोग इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। लैम्डा फाइंड आउट करने का एक और तरीका हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग रेडबर्ग कांस्टेंट की बात करेंगे। तो ये क्या है इसमें
कि इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है N2 से N1 में, स्टार्ट हमने वैसे ही करना है जैसे हमने एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए किया था ना। तो अब हमने ऊपर जो फॉर्मूला यूज़ किया था कि डेल्टा ई इज इक्वल्स टू HC ओवर लैम्डा, यहाँ पर डेल्टा ई की जगह पर हम लोग HC ओवर लैम्डा पुट कर देंगे। EN2 माइनस EN1, यहाँ पर हम पूरी की पूरी वही इक्वेशन जो हम लोगों ने पीछे पुट की थी उस तरह ही कर देंगे। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, सेम हम लोगों ने इस तरह से किया। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं उनको हमने बाहर ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ लैम्डा फाइंड आउट करना है तो हम लोग यहाँ से HC को लेकर नीचे चले गए हैं, तो HC इस तरफ आ गया, ये माइनस टू था 13.6 का, ये अंदर चला गया ब्रैकेट के, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखें कि था जी का स्क्वायर डिवाइड बाय N2 का स्क्वायर, N2 के स्क्वायर के साथ माइनस था, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको उलट कर दिया, ये वाला पहले ले आए पॉजिटिव वाली वैल्यू और माइनस के बाद नेगेटिव वाली वैल्यू जो है वो दूसरी साइड पर ले गए। तो ये इस तरह से आ गई इक्वेशन हमारे पास। अब ये जो है ना 13.6 डिवाइडेड बाय HC, इसको हम लोग कहते हैं रेडबर्ग्स कांस्टेंट। रेडबर्ग्स कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1.09 मल्टीप्लाई 10⁻7 पर मीटर, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू होती है रेडबर्ग कांस्टेंट की। तो हम बजाय ये पूरा लिखने के हम लोग यहाँ पर R पुट कर देते हैं, जिसका मतलब है रेडबर्ग्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हम लोग को याद करनी पड़ेगी, तो ये याद हो जाएगी। उसके बाद अब सिंपली है, अगर आपसे लैम्डा फाइंड आउट करने का उन्होंने कहा है तो R की वैल्यू आपको पता है ये दी गई है। उसके बाद N1 पुट करेंगे, N2 पुट करेंगे और जी का स्क्वायर ले लेंगे। अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो जी का स्क्वायर यानी कि 1 आ जाएगा, तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। और अगर N1 और N2 में आप लोग देखेंगे कि N1 क्या है, तो N1 लाइमन सीरीज़ के लिए हमेशा 1 ही होता है, ठीक है, जबकि बाल्मर सीरीज़ के लिए N1 जो है हमेशा 2 होता है और N2 जो है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इस फॉर्मूले से आप लोग जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि लैम्डा क्या होगा। इसमें क्या होगा, अपने यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी 1 ओवर लैम्डा की, ठीक है। तो 1 ओवर लैम्डा को सिंपल लैम्डा करने के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड करा देंगे R को, यहाँ इसको उधर ले जाएंगे तो 1 डिवाइडेड बाय R हो जाएगा और यहाँ पर सिंपल लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। इसके बारे में हम लोग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे, तो न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप लोग को ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़। लाइमन सीरीज़ के बारे में हम लोगों ने बात की कि लाइमन सीरीज़ का मतलब है कि फर्स्ट शेल पर आना, ठीक है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, किसी भी शेल से फर्स्ट शेल पे आता है ना, तो हम इसको कहते हैं ये लाइमन सीरीज़ है, ठीक है। तो हमने इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम सेकंड शेल टू द फर्स्ट शेल, द इमिशन लाइन इज़ कॉल्ड फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़। तो फर्स्ट लाइन क्या होती है, फर्स्ट लाइन वो कि अगर सेकंड से फर्स्ट पे आएगा ना, सेकंड शेल से फर्स्ट शेल पे आएगा तो हम कहेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़। अगर थर्ड शेल से फर्स्ट शेल पे आएगा तो हम कहेंगे सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़। और अगर फोर्थ शेल से फर्स्ट शेल पे आएगा तो हम कहेंगे थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़, ठीक है। तो ये उसकी डेफिनेशन लिखी हैं, आप लोग ये रीड आउट कर लेंगे। उसके बाद जो है वो एक लास्ट चीज़ है कि लास्ट लाइन या फिर इन्फिनिट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़ क्या होती है, यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इन्फिनिटी से, हमें नहीं पता कौन सा शेल है, बहुत ज़्यादा दूर शेल है, इन्फिनिट शेल से जब जंप करेगा तो उसकी जो इमिशन लाइंस होंगी उनको हम कहेंगे लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़ या फिर इन्फिनिट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़। अब हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट हमने यहाँ पर क्या करना है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो डी एक्साइट होता है N2 से N1 में, यानी कि सेकंड शेल से फर्स्ट शेल पे आ रहा है। तो हम इसको ये चीज़ अंडरस्टूड है कि यहाँ पर हम फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़ को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़ की वेवलेंथ के बारे में हम बात कर रहे हैं और हम वेवलेंथ फाइंड आउट करने जा रहे हैं। फॉर्मूला हम लोगों ने जो अभी निकाला था हम उसको यूज़ करेंगे, 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल्स टू R जी का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई N2 का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट में कि 1 डिवाइड बाई लैम्डा वैसे का वैसे आ गया, ये सब कुछ वैसे। अब N1 जो है हमारे पास वो 1 है क्योंकि लाइमन सीरीज़ की बात हो रही है। N2 जो है हमारे पास वो दिया गया वो 2 है, दोनों का स्क्वायर ले लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। और जी का स्क्वायर जो है वो हमने लिया 1 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर बात करें हाइड्रोजन की, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या आ जाएगा। अब ये तो R रह जाएगा और यहाँ पर अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। जब हम लैम्डा निकालना चाह रहे हैं, 1 ओवर लैम्डा निकालना नहीं चाह रहे, तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे। मतलब कि ईजीनेस के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो ये लैम्डा उधर चला जाएगा, ये वाला पूरा फैक्टर इधर आ जाएगा। तो जो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं वो डिवाइड हो जाएंगी। तो आंसर मतलब कुछ इस तरह की क्वेश्चन बनेगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू 4/3 मल्टीप्लाई बाय 1/r। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि 1/r बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्योंकि हर जगह पर लैम्डा का जो फॉर्मूला है वो 1 ओवर लैम्डा दिया गया है। तो यकीनन हमें इसको लैम्डा बनाने के लिए r को डिवाइड करना पड़ेगा 1 से। तो 1 ओवर r की वैल्यू जो है वो 411, ठीक है, एंगस्ट्रॉम होती है। तो यहाँ तक आप लोग याद रखेंगे।
सॉरी ये 411 नहीं है, ये 1/r की वैल्यू जो है वो 911 आंगस्ट्रॉम होती है। आप लोग इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने सिंपली जो है वो 911 यहाँ पर पुट किया आर की जगह पर, 1/r की जगह पर, और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें तो ये पहले ही बात पता लग गई थी कि भाई जो हम वेवलेंथ फाइंड आउट करने जा रहे हैं ये फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़ की कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शेल नंबर 2 से 1 में आता है, और इस जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल नंबर 2 से 1 में आता है तो इमिशन लाइन को हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़। नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़। सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़ का क्या मतलब है कि जब शेल नंबर 3 से इलेक्ट्रॉन जो है वो डी एक्साइट होकर शेल नंबर 1 में आ रहा है, फॉर्मूला हमने सेम वही यूज़ करना है, 1 - 1/9 आ जाएगा यहाँ पर। इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 8/9। अब जब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो यकीनन 1/r हो जाएगा। 1/r की वैल्यू होती है 911, यानी कि 911। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब अगर हमने फाइंड आउट करना है इन्फिनिटी पे, ठीक है, यानी कि हमने फाइंड आउट करना है लैम्डा इन्फिनिटी पे, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो डी एक्साइट होकर आया इन्फिनिटी से शेल नंबर 1 पे, तो क्या करेंगे कि वही वाला फॉर्मूला पुट करेंगे और 1/n2 की जगह पे आप लोग क्या करेंगे, इन्फिनिटी लिख देंगे। तो 1/∞ जो होती है वो 0 के इक्वल होती है, यानी कि पूरा फैक्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर जी का स्क्वायर जो है वो भी 1 आ जाएगा, और ये 1/1 तो मतलब सारा कुछ 1 ही है। तो आंसर जो आएगा वो आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1/r, यानी कि लैम्डा जो आएगा वो आएगा 911 आंगस्ट्रॉम। तो इससे हमें क्या पता लगा, आप लोगों ने फाइंड आउट किया फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़ एंड इन्फिनिट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़। इस चीज़ में आप लोगों ने ये चीज़ जो है वो फोकस की होगी या ध्यान दिया होगा, ऑब्जर्व की होगी ये चीज़ कि पहले वाली आई थी 1216 आंगस्ट्रॉम, दूसरी वाली उससे कम आई है, और तीसरी वाली सबसे ज़्यादा कम आई है, यानी कि इन्फिनिट वाली सबसे ज़्यादा कम आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांजिशन यानी कि ट्रांसफ़र, जब इलेक्ट्रॉन करीब से आएगा ना, मतलब कि शेल नंबर 2 से शेल नंबर 1 में आएगा तो वेवलेंथ जो रेडिएशन एमिट होंगी उनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। और जब इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा दूर से आएगा, फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी से आएगा, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी रेडिएशंस की, जो रेडिएशन वो इमिट करेगा वाइल ट्रांजिशन, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा कम होगी। इस चीज़ का अंदाज़ा हम लोग एक इक्वेशन से भी लगा सकते हैं जो हम लोग एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं, डेल्टा E इज़ इक्वल्स टू hc/λ। यहाँ से हमें अगर पता लग रहा है कि डेल्टा E यानी कि एनर्जी इंक्रीज़ करेंगे तो लैम्डा डिक्रीज़ होगा। तो जब शेल की एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, हमें पता है ना कि जो करीब शेल होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, जो दूर शेल्स होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो जब एनर्जी ज़्यादा हो रही है, जब दूर से आ रही है, ट्रांजिशन हो रही है, जब दूर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो वेवलेंथ जो है उसकी कम होगी, और वाइस वर्सा, यानी कि इसको ऑपोजिट भी कर सकते हैं। अब हमें पता है कि N1 लाइमन सीरीज़ के लिए N1 जो होता है वो हमेशा 1 होता है। आप लोगों को समझ आ गई होगी इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए कि N1 हम 1 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से आ रहा है लेकिन आ शेल नंबर 1 में रहा है। अब हमने इस सब न्यूमेरिकल से जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट की है वो थी 911 आंगस्ट्रॉम, जो कि हमें तब मिली जब हमने इन्फिनिटी से शेल नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन आया। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन थी। लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन का क्या मतलब है कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके इलेक्ट्रॉन आया था, ठीक है। उसके बाद है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमें कब मिली, जब बहुत करीबी शेल से शेल नंबर 1 में आया, यानी कि N2 से N1 में आया, 1216 आंगस्ट्रॉम हमें हासिल हुई, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन थी। नेक्स्ट ये हमारे पास लाइमन सीरीज़ के बारे में था, सेम एज इट इज़, सब चीज़ें सेम होंगी, सिर्फ N1 चेंज हो जाएगा। हम बात करेंगे बाल्मर सीरीज़ की। बाल्मर सीरीज़ क्या होती है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी शेल से 3, 4, 5, 6 या कोई भी इन्फिनिट शेल से जंप करता है और आता है सेकंड शेल में, ठीक है। लाइमन सीरीज़ में आ रहा था वो फर्स्ट शेल में, यहाँ पर वो आ रहा है सेकंड शेल में। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से डी एक्साइट होकर शेल नंबर 2 में आएगा ना, तो हम इसको इमिशन लाइंस को कहते हैं बाल्मर सीरीज़, ठीक है। और इसमें भी फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज़, सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज़ सेम उसी तरह ही होगी जैसे हम लोगों ने फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़ और सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़ जो है वो फाइंड आउट की है। तो इसमें फार्मूला भी हमारे पास वही होगा जो होता है हमेशा, लेकिन यहाँ पर क्या फ़र्क आएगा, N1 की जगह पे हम पहले 1 पुट करते थे, अब यहाँ पर N1 की जगह पर हम 2 पुट किया करेंगे। तब हम लोग फाइंड आउट करते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इसकी भी वैसे ही होगी जैसे लाइमन सीरीज़ की थी, यानी ट्रांजिशन बड़ी होगी तो वेवलेंथ कम होगी। तो हम लोग फाइंड आउट करके देखते हैं। इसमें क्या हुआ है कि इन्फिनिटी से जो है वो शेल नंबर 2 में आया है, तो N2 जो है वो इन्फिनिटी लिख दिया, और शेल नंबर 2 को हमने N1 को हमने शेल नंबर 2 लिख दिया। अब 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और इन्फिनिटी जो है वो 0 हो जाती है, तो ये 0 हो गया पूरा फैक्टर। अब क्या है, R × 1/4। अब क्या करना है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/r। ऐसे होता है ना, लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 × 1/r।
तो 4 जो है वो वैसे ही रहेगा, और 1/r की वैल्यू हमें पता है 911 होती है, तो हमने 4 को मल्टीप्लाई करा दिया और यहाँ हमारे पास जो है वो वेवलेंथ आ गई। ये हमारे पास क्या आई, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज़, ठीक है। और ये हमारे पास है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आएगी, जब शेल में जो है वहाँ पर लाइमन सीरीज़ में हमने क्या पढ़ा था, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तब होगी जब सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में आएगा। इसका सबसे छोटा शेल है 2, तो इसका मतलब है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तब होगी जब 3 वाले में से 2 वाले में आएगा। अब सारी सीरीज़ का, ये जो लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पैस्टन और ब्रैकेट सीरीज़ हम लोगों ने पढ़ी हैं, इनका हम एक ओवरव्यू एक ग्राफ से ले लेते हैं। इससे हमें पता लग जाएगा कि क्या हम कहना चाह रहे हैं, बात क्या थी ओवरऑल, हम कंक्लूड करते हैं इसको। तो ये हमारे पास है नंबर ऑफ शेल, यानी N1 2 3 4 5 6 और ये अप टू 7 है। उसके बाद ये हमारे पास है लाइमन सीरीज़। लाइमन सीरीज़ का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर आएगा फर्स्ट शेल में। तो ये हमारे पास फर्स्ट शेल है, इलेक्ट्रॉन 2 से आएगा 1 में, 3 से आएगा 1 में, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, ये सब आएंगे 1 में, ठीक है, लाइमन सीरीज़ में। इस तरह अगर हम बाल्मर सीरीज़ की बात करें जो कि विजिबल सीरीज़ है हमारी, तो उसमें क्या होता है, शेल नंबर 2 पे आता है, तो 3 से भी 2 पे आएगा, 4 से भी 2 पे आएगा, 5 से भी 2 पे आएगा, 6 से भी और 7 से भी। इस तरह से ये हो जाएगा हमारा, सही है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है पैस्टन सीरीज़। पैस्टन सीरीज़ में हमें पता है कि n जो होता है वो 3 होता है, तो ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइट होकर आएंगे वो 3 पर आएंगे थर्ड शेल पे। उसके बाद ब्रैकेट में जो है वो फोर्थ शेल पे आएंगे, चाहे जहाँ से भी आ रहे हैं, बेशक इन्फिनिटी से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ग्राफ के थ्रू एक ओवरव्यू था सीरीज़ का कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से, और इसमें भी हम लोग फार्मूला सब में सेम लगना है, और फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़, सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़, या फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर, फर्स्ट लाइन ऑफ पैस्टन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, ये सब जो है वो उस तरह से ही चलेंगे जैसे लाइमन सीरीज़ के लिए हम लोगों ने बात की थी। इसमें क्या होगा, हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब 3 से 2 में आएगा तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज़, जब 4 से 2 में आएगा तो कहेंगे सेकंड लाइन, जब 5 से 2 में आएगा तो कहेंगे थर्ड लाइन, ठीक है। इसी तरह पैस्टन में हम कहेंगे कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 से 3 में आएगा तो हम कहेंगे पैस्टन सीरीज़, जब 5 से 3 में आएगा तो हम कहेंगे सेकंड लाइन ऑफ पैस्टन सीरीज़, इसी तरह ब्रैकेट में होगा। तो होप सो आपको ये सीरीज़ की कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।